बच्चों को गायब किया गया, उनके साथ दुष्कर्म, हत्या, शरीर के टुकड़े और यहाँ तक कि नरभक्षण तक की बातें फैली। डॉक्टर डोगरा बताते हैं कि एक रात उसने पूरी लाश को उसके घर के सामने वाले नाले के छेद से फेंकने की कोशिश की। असफल होने पर उसे वापस ले जाकर टुकड़ों में काटकर फेंका। उसने यह स्वीकार किया कि वह एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। मोनिंदर सिंह के जाते ही कोहली कॉल गर्ल्स को कॉल करके घर पर बुलाता था और जैसे ही वे आती थी वह पीछे से उनका गला घोंट देता था। फांसी का तख्ता तैयार था, जल्लाद तैनात थे और कानून के मुताबिक मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। अदालत ने साफ कहा, संदेह चाहे कितना भी बड़ा हो, सबूत की जगह नहीं लेता। साल 2006 नोएडा सेक्टर 31 का निठारी गांव, एक शांत साधारण सा इलाका, लेकिन उसी इलाके के पीछे खुले नाले से बच्चों की हड्डियां, खोपड़ियां और नरकंकाल निकलने लगे। पूरा देश दहशत में था। मीडिया की हेडलाइंस, अखबारों की सुर्खियां, हर जगह बस एक ही नाम गूंज रहा था, निठारी कांड। बच्चों को गायब किया गया, उनके साथ दुष्कर्म, हत्या, शरीर के टुकड़े और यहाँ तक कि नरभक्षण तक की बातें फैल गई। पुलिस ने दो नाम सामने रखे, मोनिंदर सिंह पंधेर, एक अमीर व्यवसायी, और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली। जैसे जैसे मामले ने तूल पकड़ा, पुलिस ने मोनिंदर सिंह और सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया और फिर एक एक करके कुल 19 केस दर्ज हुए। सीबीआई ने जांच संभाली और दावा किया कि कोहली बच्चों को बहला फुसलाकर घर में लाता था, उसके साथ गलत काम करता था, मारता था और शरीर के टुकड़े करके नाले में फेंक देता था। एक किचन नाइफ को मुख्य हथियार बताया गया। निचली अदालतों में कोहली को 12 से ज्यादा मामलों में दोषी ठहराया गया। खासकर 14 साल की लड़की रिंपा हल्दर केस में कोहली को फांसी की सजा तक सुनाई गई। अदालत ने कठोर शब्दों में कहा, यह समाज के लिए खतरा है, इसे तुरंत फांसी मिलनी चाहिए। दोस्तों, इस पूरी घटना के कई पहलू हैं, इसलिए कहानी के अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो असली सच कभी समझ नहीं पाओगे। साल 2014 की वह सुबह सुरेंद्र कोहली के लिए किसी खौफनाक स्वप्न से कम नहीं थी। डासना जेल में अचानक हलचल बढ़ गई। अफसर फाइलें खंगाल रहे थे, दस्तखत हो रहे थे और जेल प्रशासन ने कोहली को बता दिया था कि आज उसकी फांसी तय है और उसे आखिरी मुलाकात की अनुमति मिल चुकी थी। कोहली बदहवास था, रोते रोते सिर्फ एक ही बात कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान के लिए मुझे बचा लो। फांसी का तख्ता तैयार था, जल्लाद तैनात थे और कानून के मुताबिक मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया बेहद गुपचुप तरीके से चल रही थी, ताकि बाहर किसी को भनक भी न लगे। पर खबर जैसी भी हो, छुपती नहीं। यह सूचना देर रात कुछ कानों तक पहुंची गई। कुछ लोग उसी रात अंधेरे में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गए। आधी रात को कोर्ट खुला, जज बैठे और तुरंत सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने कहा, दया याचिका पर हुई देरी बहुत बड़ी चूक है और कोहली के खिलाफ अभी 12 मामले लंबित हैं। सच को दफन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, फांसी तुरंत रोकी जाए। अब समस्या यह थी कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में था और आदेश पहुंचाना था मेरठ की डासना जेल तक, लगभग 2 घंटे की दूरी। अदालत ने तुरंत कहा, अभी के लिए फैक्स और फोन से आदेश भेजो, बाकी लिखित आदेश सुबह अर्धअली के हाथों पहुंच जाएगा। बस आदेश जारी हुआ और डासना जेल में अचानक सब कुछ रुक गया। फांसी का फंदा खाली रह गया। जिसे कुछ ही मिनटों में मर जाना था, उसे तुरंत वापस उसकी बैरक में लौटा दिया गया। सुरेंद्र कोहली मौत के तख्ते से सिर्फ कुछ ही घंटों पहले बच गया था। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि इसी एक रात ने निठारी कांड की पूरी दिशा बदल दी। लंबी कानूनी प्रक्रिया और विलंब के कारण 2015 में हाई कोर्ट ने इस फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जांच पर सवाल उठने लगे। अदालतों में यह सामने आया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोहली के घर से किसी भी बच्चे के डीएनए का पक्का सबूत नहीं मिला। जिस क्रूर तरीके की बात कही गई, उसके निशान घर में कहीं नहीं थे। न्यायालय ने पूछा, क्या एक मामूली पढ़ा लिखा नौकर इतना सर्जिकल काम कर सकता है? क्या इतने सटीक कट बिना मेडिकल ट्रेनिंग के संभव है? जांच में जिस किचन नाइफ को मुख्य हथियार बताया गया था, वह इतनी छोटी थी कि उससे किसी इंसान के शरीर को काटना
व्यावहारिक रूप से संभव ही नहीं था। अदालतों ने जांच एजेंसियों पर यह भी टिप्पणी की कि बड़े एंगल जैसे ऑर्गन ट्रैफिकिंग की जांच कभी ठीक से की ही नहीं गई। कई सबूत असंगत थे, कई कड़ियां जोड़ने की कोशिश की गई और कई महत्वपूर्ण पॉइंट पुलिस और सीबीआई ने नजरअंदाज कर दिए। 2023 में एक बड़ा मोड़ आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोहली और मोनिंदर सिंह पंदेर की लगभग सभी सजाएं रद्द कर दी। कोर्ट ने जांच को जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात कहा। इसके बावजूद एक केस रिम्पा हल्दर वाला बाकी रह गया, जिसमें कोहली उम्र कैद काट रहा था। फिर आया 2025। सुरेंद्र कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की। यह आखिरी कानूनी उम्मीद थी और इसी साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, जब बाकी 12 मामलों में सबूत अविश्वसनीय मान लिए गए थे तो उसी सबूत पर टिके इस आखिरी केस को कैसे बरकरार रखा जाए। अदालत ने साफ कहा, संदेह चाहे कितना भी बड़ा हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता और कोहली को तुरंत रिहाई का आदेश दे दिया। 11 नवंबर 2025, लगभग 19 साल जेल में रहने के बाद सुरेंद्र कोहली आखिरकार बाहर आया, लेकिन उसकी जिंदगी वैसी नहीं रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके गांव में लोग मिले, लेकिन अपने ही घर परिवार के लोग उससे दूर रहे। उसकी मां, जिसने उसे निर्दोष कहा था, उसकी रिहाई देखने से पहले ही वह गुजर गई। और अब बड़ा सवाल सामने खड़ा था, अगर कोहली निर्दोष है तो उन मासूम का असली कातिल कौन था? क्या यह सब किसी बड़े गिरोह या किसी ऑर्गन ट्रैफिकिंग सिंडिकेट का काम था? क्या पुलिस ने गरीब नौकर को सबसे आसान दोषी मानकर पूरी कहानी उसी पर डाल दी? अदालतों ने भी कहा जांच अधूरी थी, कई गंभीर एंगल्स को दबा दिया गया और पूरी कहानी एक ही व्यक्ति पर थोप दी गई। निठारी कांड सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, यह सिस्टम की विफलता की कहानी। यह कहानी बताती है कि जब जांच एजेंसियां जल्दबाजी करती हैं, सबूतों को गलत तरीके से जोड़ती हैं और असल सच्चाई को नजरअंदाज करती हैं, तो कमजोर लोग दोषी बन जाते हैं और असली अपराधी छाया में छिपे रहते हैं। सवाल आज भी वहीं खड़ा है, 19 साल तक जेल में रहने वाला सुरेंद्र कोहली दोषी था या सिर्फ एक बलि का बकरा? और उन मासूम बच्चों के हत्यारों का क्या वे आज भी आजाद घूम रहे हैं? दोस्तों, अभी तक कहानी वहां तक थी जहां अदालत ने सिस्टम की खामियों और सबूतों की कमी का हवाला देते हुए दोनों को बरी कर दिया, लेकिन बिना उन अधिकारियों की बात सुने जिन्होंने इस केस की जांच की। कहानी खत्म कर देना एक तरफा होगा। इसलिए अब बात करते हैं मोनिंदर सिंह पंदेर की, वही व्यापारी जिसकी कोठी पर यह पूरा कांड होने का आरोप लगा। नोएडा सेक्टर 31 की D5 कोठी, जहां वह महीने में सिर्फ 1 या 2 बार आता था और 1-2 दिन रहकर चला जाता था। उसने यह स्वीकार किया कि वह एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था और कॉल गर्ल्स को बुलाता था, लेकिन उनके अनुसार उसके जाने के बाद उस घर में क्या होता था वह इससे पूरी तरह से अनजान था। इसके बाद शुरू होता है वह डरावना चैप्टर जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस घर का केयर टेकर था सुरेंद्र कोहली। जांच में यह पता चला कि उसके परिवार का गांव में जानवर काटने का काम था और वह एक गंभीर मानसिक समस्या इमोशनल डिटैचमेंट डिसऑर्डर से पीड़ित था। अधिकारियों के अनुसार मोनिंदर सिंह के जाते ही कोहली कॉल गर्ल्स को कॉल करके घर पर बुलाता था और जैसे ही वे आती थी वह पीछे से उनका गला घोंट देता था। गलत काम करने के बाद वह छत के वॉशरूम में ले जाकर सबके टुकड़े करता, खून बहा देता और धीरे धीरे पीछे की नाली में फेंकता जाता। बदबू की शिकायत आने पर उसने रास्ता बदलकर सामने वाली नाली में सब फेंकने शुरू कर दिए। डॉक्टर डोगरा बताते हैं कि एक रात उसने पूरी लाश को उसके घर के सामने वाले नाले के छेद से फेंकने की कोशिश की। असफल होने पर उसे वापस ले जाकर टुकड़ों में काटकर फेंका। डॉक्टर डोगरा यहां तक कहते हैं कि केवल एक सेविंग ब्लेड से शरीर के टुकड़े किए जा सकते हैं और यह पूरी कहानी कोहली ने अपने मुंह से खुद कबूल की थी। सोचने वाली बात यह है कि अगर ऑर्गन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क होता तो क्या हत्यारे लाशें अपने ही घर की नाली में फेंकते? नहीं, वे कहीं और निपटाते। यह काम किसी ऐसे व्यक्ति का लग रहा था जिसके पास ना साधन थे, ना समझ और ना दिमाग। अब कहानी न्यायावस्था पर आती है। जांच अधिकारियों का कहना है कि सुरेंद्र कोहली को पुराने ब्रिटिश कानून और तकनीकी वजहों के आधार पर छोड़ा गया। 80 वर्षीय डॉक्टर डोगरा आज भी खुलकर कहते हैं सुरेंद्र कोहली ही इन सारी मौतों का जिम्मेदार है। उनके अनुसार सामान्य इंसान एक हत्या के बाद डर जाता है, लेकिन कोहली के चेहरे पर कभी भय, अपराधबोध या शर्म नहीं दिखी, क्योंकि वह भावनात्मक विकार से पीड़ित था। दोस्तों, मैंने दोनों पक्ष आपके सामने रख दिए हैं, अब फैसला आपका है। आखिर इन 21 मौतों का जिम्मेदार कौन है?
कोहली को छोड़ना सही था या गलत, अपनी राय जरूर दीजिए। कुछ लोग इसे दोषी कहेंगे और कुछ लोग निर्दोष, और इसके पीछे भी एक मनोविज्ञान का बड़ा सिद्धांत काम करता है। आप कहेंगे तो इस पर भी एक अलग से रिसर्च की जाए। और अंत में एक कटु सच्चाई, सुरेंद्र कोहली को तो कानून से राहत मिल गई, लेकिन वे 21 परिवार वे आज भी न्याय की तलाश में भटक रहे हैं और शायद कभी न्याय पा भी ना सके। लेकिन 21 मौतों के जिम्मेदार दोषी यहां तो बच गए, लेकिन ऊपर तो जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली स्टोरी में एक नई डीप सर्च के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।